हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं बाज़ार का फंडा मतलब फंडामेंटल्स। इस चैनल पे हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे फंडामेंटल स्टॉक कैसे ढूंढे जाते हैं, फंडामेंटल स्टॉक के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है, क्या चीज़ होती है बुक वैल्यू, क्या चीज़ होती है पी रेशियो, हम सब चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये बेसिकली मैंने चैनल खोला है, इसमें हम लोग फंडामेंटल स्टॉक की सीरीज़ बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना 4 से 5 पैरामीटर की स्टडी करेंगे कि किसके होने की वजह से क्या चीज़ होता है, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग सीरीज़ लाएंगे गुड फंडामेंटल स्टॉक्स की, जो बाई करने लायक होते हैं एक्चुअल मार्केट में। पता है आप लोगों को मार्केट में 6 से 7 हज़ार स्टॉक लिस्टेड हैं, पर बाई करने वाले स्टॉक सिर्फ 800 से 900 होते हैं। और हम लोग बाकी 4-5 हज़ार स्टॉक जो ऐसे रहते हैं, हम लोग उनमें ही ढूंढते रहते हैं, ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, किसी ने ये टिप दे दी, किसी ने वो टिप दे दी, ये ले लो वो ले लो। इसकी वजह से क्या होता है, हम आए तो होते हैं मार्केट में पैसा बनाने के लिए, पर सब मार्केट को दे के चले जाते हैं। सो इसी के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। अपने एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस चैनल के थ्रू कि फंडामेंटल स्टॉक क्यों अच्छे चुनने चाहिए, क्या देखना चाहिए। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को फंडामेंटल स्टडी नॉलेज होती है पर उन्हें हाफ नॉलेज होती है, तो वो क्या करते हैं, आधी चीज़ें देख लेते हैं पर पीछे की चीज़ें नहीं देख पाते हैं कि वो कंपनी में डेट है कि नहीं। उन्होंने पी रेशियो चेक कर लिया, आरओसी चेक कर लिया, आरओई चेक कर लिया, पर उन्हें नहीं मालूम है डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी पैसा दे रही है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है क्या, कंपनी के पास लोन कितना है, कुछ आइडिया नहीं रहता है। सो इसकी वजह से फंडामेंटल स्टॉक को प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या है उस कंपनी की, ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, पर ये बहुत डीप हो जाएगा। तो हम आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल सीखेंगे कि क्या होते हैं। जैसे कि हमारा स्क्रीन दिख रही है आपको, तो हम इस पर डालेंगे screener.in एक साइट है जिस पर आप स्टॉक को सर्च करके आप उसके फंडामेंटल्स बेसिक्स देख सकते हो। तो चलिए हम screener.in खोलते हैं। हम screener.in खोल रहे हैं। आप लोगों की नज़र में सबसे फंडामेंटल स्टॉक कौन सा है? सबको HDFC बैंक सबसे फंडामेंटल स्टॉक लगता होगा, तो चलिए हम HDFC बैंक खोलते हैं। तो हियर वी हैव HDFC बैंक। तो HDFC बैंक हम जैसा देख रहे हैं, जिसकी मार्केट कैपिटल है 6,78,909 करोड़ की। अब बेसिकली मार्केट कैप 4 टाइप की होती हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप। कि माइक्रो कैप जो 2,000 करोड़ से नीचे की कंपनी होती हैं वो माइक्रो कैप होती है, ठीक है। मिड कैप क्या होता है, जो आपकी 15,000 करोड़ से ऊपर एंड 40,000 करोड़ तक रहे, वो मिड कैप होते हैं। तो 40,000 करोड़ के ऊपर रहे और एट द एंड वो लार्ज कैप होती है। एंड जो आपकी 2,000 करोड़ से लेके 15-14,000 करोड़ तक की कंपनियां होती हैं, जनरली 14,000 करोड़ को भी हम मिड कैप कह देते हैं, एक्चुअली में वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के बीच में। मान लीजिए आप 12,000 करोड़ से लेके 2,000 करोड़ तक वो स्मॉल कैप कंपनियों में आ जाती हैं। हमें स्टडी क्या करनी है, फंडामेंटल। तो हम जैसे कि हमने HDFC बैंक खोला है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 6,78,000 करोड़। इट मीन्स ये लार्ज कैप कंपनी है जिसका स्टॉक पी चल रहा है 23.8। अब स्टॉक पी क्या होता है, तो पी मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी पर इक्विटी पे कितना कमा रही है। ई फॉर EPS, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है कंपनी की, तो वो पी रेशियो। और पी रेशियो जिस कंपनी का जितना कम वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है, और पी रेशियो जितना ज़्यादा वो कंपनी उतनी महंगी मानी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पी रेशियो ज़्यादा है वो कंपनी महंगी है तो वो ख़राब होगी, इसलिए ये बात गलत होती है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनकी वैल्यूएशन मार्केट उन्हें बहुत हाई देता है। इसलिए हाई देता है क्योंकि वो जानते हैं कि फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, तो वो फ्यूचर डिस्काउंट करके चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पी रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी ख़राब होगी, ठीक है, ये कभी नहीं माना जाता है। बहुत सारे और चीज़ें होते हैं। बुक वैल्यू, जिस कंपनी की बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा वो कंपनी उतनी अच्छी। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
आरओसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एक अलग वीडियो सेपरेट बनाऊंगा इसके बारे में, जिसमें आपको आरओसी की पूरी नॉलेज दूंगा। आरओसी जिसका जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना अच्छी होती है कंपनी, और आरओई भी जिसकी ज़्यादा होती है वो कंपनी उतनी अच्छी होती है। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पी रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या है, आरओई क्या है। पी जितना कम उतना अच्छा, जितना ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं उतना ख़राब उतनी महंगी कंपनी है, ठीक है। आरओसी जितना ज़्यादा उतना अच्छा, जितना कम उतना ख़राब, ठीक है। आरओई जितना ज़्यादा उतना अच्छा, जितना कम उतना ख़राब। ओके, नाउ फिर हम आते हैं कुछ पैरामीटर्स पे जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना, दो चीज़ें हमने सुनी होगी मार्केट में, कंपनी का सेल्स रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं एचडीएफसी बैंक में ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिससे हम लोग टॉप लाइन भी मानते हैं। आप स्टॉक मार्केट में ये नाम सुने होंगे टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब कुछ नहीं, बेसिक सा मतलब होता है, उसे रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो टॉप लाइन ये देखिए, एचडीएफसी बैंक का टॉप लाइन हम देखते हैं, हम एनुअली चेक करेंगे, ओके, क्वार्टरली नहीं, एनुअल में कैसा टॉप लाइन चल रहा है कंपनी का। तो बेसिकली हम जैसे कि ये देख रहे हैं कंपनी का 2015 में चेक करते हैं 50,666 करोड़ का था, फिर उसके बाद 63,000 करोड़ समथिंग का हुआ रेवेन्यू, फिर 73 करोड़, फिर 85, फिर 1,05,000 करोड़, फिर 1,20,000 करोड़ 2020 मार्च में। मतलब टॉप लाइन कंपनी की अप ट्रेंड में है। एंड नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को हम मार्केट में बॉटम लाइन के भी नाम से जानते हैं। तो किसी कंपनी का कोई बोले टॉप लाइन बॉटम लाइन अप ट्रेंड में, इट मीन्स कि वो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम 2015 से इसका भी प्रॉफिट भी देखते हैं, तो 10,600 करोड़ का था, फिर 12,800 करोड़, 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, 22,000, 27,000 करोड़। मतलब कि कंपनी का टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों अप ट्रेंड में है। तो ये कंपनी अभी अच्छी चल रही है। फिर आते हैं बैलेंस शीट पे। तो किसी कंपनी के पास जितना रिजर्व होता है उतनी अच्छी बात होती है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा ये कोरोना पैंडेमिक आया, तो जिनके पास लोन था ना कंपनी के पास, वो कंपनी रिकवरी नहीं दिखा पाई, रिकवर नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनके पास लोन इतना ज़्यादा हो गया कि उस पर इंटरेस्ट देने में, क्योंकि बिजनेस तो हुआ नहीं कुछ, तो इंटरेस्ट देने में बहुत ज़्यादा पैसे उनके इंटरेस्ट देने में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो कंपनी को मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर देता है, तो इसीलिए वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है। तो आपको बिजनेस मॉडल भी समझना होगा कि किस पे पैंडेमिक में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मल्टीप्लेक्सेस चले ही नहीं, ठीक है, तो कंपनी उनका क्या होगा, जिनके पास लोन होगा, ठीक है, उन्हें सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो उनका बिजनेस नहीं चला, पर लोन पे इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ेगा। तो वैसी कंपनियों को, और जिसके पास रिजर्व रहता है उस टाइम, तो वो क्या करता है, वो लोन अपने रिजर्व से चुका देते हैं, तो उन्हें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ठीक है। चलिए इन सब की बात आगे करेंगे। तो जिस कंपनी का रिजर्व ग्रो करता जाए वो कंपनी उतनी अच्छी है। तो देखिए हम इसके रिजर्व की चेक करते हैं। 2015 से लेते हैं 62,073, 91, 1 लाख समथिंग, 1,53,000, 1,75,000। मतलब कंपनी का रिजर्व ग्रो कर रहा है, दैट इज़ गुड। मतलब कंपनी के पास रिजर्व जो है सरप्लस में होता जा रहा है, सेविंग्स उसके पास हैं कंपनी के पास। बोरिंग हम बैंकिंग एंड एनबीएफसीज में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोन ही तो देती हैं, तो जितना लोन देंगी उतना उधार तो रहेगा। तो ये बोरिंग हम लोग एनबीएफसीज एंड बैंकिंग सेक्टर में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। और कैश फ्लो, किसी कंपनी का कोई बिजनेस है तो उसके पास वो चल रहा है, एक्टिविटीज़ उनकी चल रही है, तो उनके कैश फ्लो पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। निगेटिव में है तो ज़्यादा निगेटिव अच्छा नहीं माना जाता मार्केट के हिसाब से। जिस कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव में रहता है वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है। मतलब कि ये तो कैश फ्लो जितना अच्छा हो उतना अच्छा है कंपनी के लिए, ठीक है, पॉजिटिव में। एंड आरओई किसी कंपनी का ऑलरेडी मैंने बता रखा है। एंड शेयर पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग में क्या होता है कि बेसिकली सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बिलीव तब किया जा सकता है कि प्रमोटर्स, एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड डीआईज,
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ठीक है। इनके पास होल्डिंग कितनी है, ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इन सब चीज़ों से बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि हम HDFC बैंक में देखते हैं तो इसमें देखेंगे आप तो FIs की होल्डिंग 37%, विच इज़ ब्रिलियंट, मतलब बहुत अच्छी होल्डिंग है, ठीक है। DIs की होल्डिंग है 21%, ठीक है, बहुत अच्छी होल्डिंग है। एंड प्रमोटर के पास 26% होल्डिंग है, बिकॉज ये बहुत पुरानी कंपनी है तो इन्हें अपना धीरे धीरे होल्डिंग, शेयर होल्डिंग को रिड्यूस करना पड़ता है इसलिए। एंड पब्लिक के पास सिर्फ 14% है। पब्लिक के पास हमेशा कम इसीलिए रहती है क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी में कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें क्या रहता है, एक साल में पैसा लगाए दूसरे साल डबल हो जाए। तो ऐसे बैंक तो डबल करके नहीं देगा अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनियां तुरंत पैसे डबल नहीं करती हैं, टाइम लगता है। तो उन्हें वो कंपनी पसंद नहीं आती, उन्हें कंपनियाँ वो पसंद आएंगी जो आज पैसा लगाए और एक साल में डबल हो गया और वो एंजॉय करके अपना पार्टी करके आए, घूम के आए। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो जितनी सेविंग्स है सब गवा दोगे। सो हमने क्या स्टडी किया आज की इस वीडियो में, तो हमने स्टडी किया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, स्टॉक P क्या होता है, बुक वैल्यू क्या है, ROC अगर ज़्यादा हो तो अच्छा, ROE ज़्यादा हो तो अच्छा, ठीक है। एंड हमने टॉप लाइन डिस्कशन किया, रेवेन्यू, हमने बॉटम लाइन डिस्कशन किया, आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। एंड देन हम अगली वीडियो में और चीज़ें सीखेंगे जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर। सो आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं आगे की वीडियो अच्छे तरीके से आपके लिए बनाऊंगा, सिखाऊंगा और फिर बाद में आपको ढूंढना सिखाऊंगा कि फंडामेंटल स्टॉक ढूंढे कैसे जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज़ माय न्यू चैनल। होप कि आपको ये सारी नॉलेज पसंद आई होगी। हम फ्यूचर में अच्छे स्टॉक ढूंढेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि फंडामेंटल स्टॉक में चेक क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। आगे से मैं आपको वीडियो और भी अच्छे तरीके से बना के समझाऊंगा कि उसके अंदर फंडामेंटल्स के अंदर कैश फ्लो रिच कंपनियां कौन सी होती हैं, डेब्ट फ्री कंपनियां कौन सी होती हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनियों का अच्छा होता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है कंपनियों को, हम सब ये डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज के दिन सिर्फ इतना ही। सो होप आपको ये चैनल पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।